everyone and a very warm welcome on this channel. This is Ayushi, your chemistry educator on this platform. और आज मैं आपके लिए बहुत ही important topic लेकर आई हूँ. राइट मोस्ट स्कोरिंग आंसर्स इन केमिस्ट्री. आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आंसर करना है ये बहुत ज़रूरी होता है. ओवरऑल मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उन मार्क्स में हम अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हमें ये 10 टिप्स फॉलो करनी होंगी एंड ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी. तो वीडियो एंड तक देखेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा. देखो क्या होता है ना कि जब भी हम आंसर लिखते हैं तो सिंपल सा आंसर लिखने में और इफेक्टिव आंसर लिखने में फर्क होता है. अब आंसर की लेंथ आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं ये डिसाइड नहीं करती है, लेकिन आपने वो आंसर कितना इफेक्टिव लिखा है ये डिसाइड करता है कि आप 100% स्कोर कर पाओगे या नहीं. तो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको राइट फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं देयर इज अ चांस दैट यू विल लूज मार्क्स. तो फिर ये तो गलत बात हो गई ना कि हमने साल भर इतनी मेहनत करी, सारी चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आए. कहीं ना कहीं कमी हमारे प्रेजेंटेशन में रहती है, या फिर हम जिस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कमी रहती है. तो वो कमी ना रहे और आपके एफर्ट्स बिल्कुल फ्रूटफुल रहे 100%. तो ये सारी चीज़ें आज जानते हैं, डिस्कस करते हैं. सबसे पहली टिप है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. देखो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन ऊपर से पढ़ लिया, उसको प्रॉपर्ली हमने नहीं समझा कि एग्जामिनर हमसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है हमसे. Read the question carefully to ensure you understand what is being asked. हमसे जो पूछा है हम उसी का जवाब देंगे एंड टू द पॉइंट जवाब देंगे. जरा भी इधर उधर हुए तो there is a probability कि we can lose marks. आगे pay attention to any keywords और specific instructions. अब अगर आपसे बोला है आंसर इन ब्रीफ तो ब्रीफ में ही आंसर करना है. अगर आपसे बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स तो डिफरेंशिएट ही करना है. अलग एस्पेक्ट्स में हमें उनकी डेफिनेशन नहीं दे देनी है. ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला है डिफरेंशिएशन का, तो आप अगर दो चीज़ों को डिफरेंशिएट कर रहे हो उनके एसआई यूनिट के टर्म्स में, तो आपको एक्सक्लूसिवली एसआई यूनिट्स ही दोनों के लेकर के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है किसी का आपने एसआई यूनिट लिख दिया, किसी का आपने सीजीएस यूनिट लिख दिया या एग्जाम्पल दे दिया कि ये एग्जाम्पल है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना. यू हैव टू स्टिक टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सेकेंड टिप है ऑर्गेनाइज योर थॉट. देखो कुछ भी आंसर करने से पहले ना हमें बस शुरू नहीं हो जाना है. अरे क्वेश्चन पढ़ा और शुरू हो गए लिखने के लिए. रुको, थोड़ा सोचो कि हम इसको किस तरह से स्टार्ट करें या हम क्या स्टार्ट लें कि एग्जामिनर को एकदम मजा आ जाए. So before you start writing, take a moment to outline your response. This helps ensure your answer is well organized and covers all necessary points. कोई आपसे कॉन्सेप्ट पूछा है तो आप कॉन्सेप्ट बताएंगे, किस तरह से बताएंगे. अगर उसमें कोई डेफिनेशन है तो डेफिनेशन बताएंगे. फिर उसके बाद उसमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो बताएंगे. दिस इज हाउ यू प्रोसीड विथ राइटिंग एन आंसर. बिल्कुल ब्लाइंडली ऐसा नहीं करना है. पहले हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, डेफिनेशन अलग जा रही है, एग्जाम्पल अलग जा रहा है. बिल्कुल नहीं. वी हैव टू फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प अस स्कोर 100% मार्क्स. ठीक है. फिर कंसिडर यूजिंग बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग फॉर क्लैरिटी. देखो एग्जामिनर क्या होता है ना, उसको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है. तो आपको जब क्वेश्चन का आंसर देना है तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ा सा कंसिडर करके आंसर करना है. उसको चेक करनी है हजारों कॉपीज. ठीक है. तो अब आपकी इकलौती कॉपी पर तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा पैराग्राफ्स पढ़ के. देयर इज ऑलवेज वेरी गुड वे कि आप क्या करो, अपने आंसर को पॉइंट्स में प्रेजेंट करो. बहुत अच्छा तरीका होता है. हम सारी बातें बोल देते हैं और पैराग्राफ एकदम ग्रॉस भी नहीं लगता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन. Begin your answer with a concise introduction that directly addresses the question. क्वेश्चन में जो पूछा है वही आंसर करेंगे और डायरेक्टली उसी को टारगेट करके हम अपना आंसर प्रोसीड करेंगे. This helps
सेट द टोन एंड गिव द एग्जामिनर अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट। एग्जामिनर आपकी पहली लाइन पढ़ता है ना, उसको पता चल जाता है कि इसने, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने आंसर आगे क्या लिखा होगा, बिकॉज एग्जामिनर इज एक्सपीरियंस्ड, वो बहुत सालों से बहुत सारी आंसर स्क्रिप्ट चेक कर रहा है, तो उसको हर स्टूडेंट का वे ऑफ राइटिंग पता है। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर लाइन से स्टार्ट किया है तो आगे क्या होगा उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। इसीलिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन को रिलेट करे। आगे देखते हैं टिप नंबर 4, प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जितना पूछा उतना बताना है। Focus on providing information that directly addresses the question. Avoid unnecessary details or information that may confuse your response. हम पहले कुछ बोल रहे हैं, पहले एक स्टेटमेंट में जवाब दे दिया, फिर अगली स्टेटमेंट में उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। या एक चीज और होती है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में हमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट से या सेम कॉन्सेप्ट से दो अलग अलग सवाल आ जाते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप जवाब कुछ दे रहे हो, दूसरे क्वेश्चन में आप जवाब उल्टा दे रहे हो, तो ये हो जाता है कॉन्ट्रडिक्शन। बिल्कुल नहीं करना है। आप एग्जामिनर को बुद्धू बिल्कुल मत समझना, क्योंकि उसको पता है कि क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चंस आए हैं। हो सकता है वहां पर पेपर आपके लिए सेट ही इसीलिए किया है कि कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे दिया हो, लेकिन सेम चीज आपकी टेस्ट हो रही हो। जो भी कॉन्सेप्ट आप एक बार आंसर कर रहे हो, स्टिक टू दैट एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है उसको सेम पेपर में, ठीक है। यूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी एंड नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ पर ना आपकी टेक्निकलिटी टेस्ट कर ली जाती है कि आपको कितना आता है कितना नहीं। अब अगर हम नॉमेनक्लेचर की ही बात करते हैं तो उसमें कहाँ पर हमें डैश लगाना है, दैट इज हाइफन, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कैपिटल यूज करना है, कहाँ स्मॉल यूज करना है, नंबर्स कैसे यूज होंगे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा फॉर्मेट है, एकदम करेक्ट होना चाहिए। एंड आप किस तरह से इस चीज को प्रेजेंट करते हो, किस तरह से लिखते हो, इससे आपका कॉन्सेप्ट कितना पक्का है कितना नहीं, इसका एग्जामिनर को पूरा पूरा आइडिया हो जाता है। एंड फिर आपका आगे का पेपर वैसे ही चेक होने वाला होता है। तो बिल्कुल हम स्मार्ट नहीं बनेंगे या ये गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। Demonstrate your understanding of the subject by using accurate and appropriate scientific terminology. अगर बोला है elevation in the boiling point, तो elevation in the boiling point ही लिखना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वही लिखना है हमें। टर्मिनोलॉजी के साथ तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। समझ आ रही है बात? ओके। If the question involves naming compounds, use correct IUPAC nomenclature. This shows the examiner that you have a solid grasp of concept and naming conventions. ये बात तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। IUPAC तो स्टैंडर्ड ही है, तो उसके साथ तो हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज टिप नंबर 6, शो योर वर्क। क्या करते हैं हम, रफ वर्क में कर लेते हैं और सिर्फ आंसर लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि स्टेप वाइज हमें उसे प्रेजेंट करना है, तो प्लीज डू नॉट रिफ्रेन फ्रॉम प्रेजेंटिंग योर आंसर, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि भाई कितना आता है, या ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट ने आंसर रट लिया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन एरर की वजह से आपका फाइनल आंसर गलत हो, लेकिन अगर स्टेप्स आपने प्रॉपर लिखी हैं, आपने अपना पूरा वर्क जो भी होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, से फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल है, जितने भी स्टेप्स हैं अगर आपने इंक्लूड किए हैं, फाइनल आंसर अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। If the question involves calculations of problem solving, show your work step by step. This allows the examiner to see your thought process and may earn partial credit. है ना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो मिल रहा है, फाइनल आंसर गलत आ गया तो जीरो मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। सो मेक दिस वेरी श्योर कि आप अपना वर्क दिखाओ। कहीं पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कहीं पर डेरिवेशन है, किसी चीज को किसी भी पर्टिकुलर आंसर को आपको प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन, बिल्कुल करो। बिल्कुल आप अपना काम
पेन चलाने वाला कम मत करो, जहां भी रिक्वायर्ड है वहां। और मैं बार बार बोल रही हूं, वेयर एवर रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि हर जगह हम स्टोरीज लिख कर आ रहे हैं या पूछा भी नहीं है डेरिवेशन, 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें लंबा सा डेरिवेशन लिख दिया या लंबा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, नहीं। हर क्वेश्चन के फिक्स्ड मार्किंग रहती है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें आंसर को अप्रोच करना है। नेक्स्ट टिप नंबर 7, कंसाइज एंड क्लियर। ऑफ कोर्स जो भी है टर्मिनोलॉजी सिंपल रखेंगे, कोई हमें इंग्लिश नहीं झाड़नी है, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में मैं बोलूं तो केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री के टर्म्स यूज कर लो सिंपल सी लैंग्वेज में। हमें वहां पर अपनी वोकैबुलरी बिल्कुल भी दिखाने की नीड नहीं है, वहां पर आपको वोकैबुलरी का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी वर्बोसिटी, दैट इज व्हाट इज वोकैबुलरी। गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड यूज क्लियर कंसाइज लैंग्वेज। जितनी आसान सिंपल सरल भाषा यूज करोगे एग्जामिनर को उतना मजा आ जाएगा और वो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। Rambling or overly lengthy response can detract from the clarity of your answer. हमेशा हमेशा याद रखना, अवॉइड करो लेंदी आंसर्स लिखना। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं 1 मार्क का ईच फिलअप आता है, तो वो एक कीवर्ड इतनी पोटेंशियल कैरी करता है कि उसको 1 मार्क मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा फिलअप लिखा है और आपको हाफ मार्क मिल जाए, नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको 1 वर्ड के लिए भी 1 मार्क मिलता है, 1 स्टेटमेंट के लिए भी 1 मार्क मिलता है। दैट स्टेटमेंट कैन बी 1 लाइनर और 2 लाइनर। इसका मतलब क्या है कि लेंथ मैटर नहीं करती है, लेकिन राइट कीवर्ड मैटर करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस। डू नॉट लीव द सेंटेंसेस इनकम्प्लीट। बहुत वेग लगता है आंसर, ये चीज नहीं करनी है। इतनी बातें तो आई थिंक आपको पता होंगी। While brevity is important, make sure your answers are complete and well articulated. मतलब हाँ, short statements लिखना हमेशा advantageous होता है, लेकिन still इतना भी short ना हो कि वो लगे ही ना कि एक meaningful sentence बना रहा है। तो make this sure। आगे बात करते हैं टिप नंबर 9, use examples wherever appropriate। एग्जाम्पल्स एक बहुत अच्छा तरीका होते हैं अपने आंसर को बूस्ट अप करने का। आप अगर कोई भी चीज की डेफिनेशन बता रहे हो और उसमें आपने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं तो सोने पे सुहागा, आपके मार्क्स कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। If the question allows, use examples to illustrate your points. This can help clarify your response and demonstrate a deeper understanding of the material. मतलब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, ये बंदा अप्लाई भी कर पा रहा है चीजों को यूजिंग एग्जाम्पल्स, नॉट जस्ट द डेफिनेशन। डेफिनेशन रट कर नहीं लिखी है, पता है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कि किस तरह से या कौन से एग्जाम्पल्स इस सिचुएशन में फिट बैठ रहे हैं। इट विल लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। फाइनल टिप, चेक फॉर एरर्स। बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है ना कि लिखते जाते हैं, ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है एट इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा हाथ कहीं इधर उधर हो जाए और हमसे मिस्टेक हो जाए। वो छोटी से छोटी मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक में कन्वर्ट हो सकती है। देयरफॉर इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड। हाँ, आप हर आंसर लिखने के बाद तो चेक नहीं कर सकते, फ्लो बिगड़ता है, लेकिन आपको अपना टाइम ऐसा मैनेज करना है कि आफ्टर यू फिनिश योर एग्जाम आपके पास 5 to 10 मिनट्स की विंडो बचे, जिसमें आप अपने पूरे आंसर्स को गो थ्रू कर लो एंड फाइनली आप अपना पेपर रेडी फॉर सबमिशन रखो। मतलब एरर फ्री होनी चाहिए चीजें, जितना भी जो कुछ है, जो भी आंसर्स लिखे हैं, मेक श्योर कि कहीं स्पेलिंग एरर ना हो, कोई चीज गलती से होता है। कभी कभी हमको 6 दिखने लगता है 8 की तरह या 5 दिखने लगता है 8 की तरह, तो ऐसे कॉमन एरर्स हम ना करें। और ये सारा काम आपको रिव्यू करना है लास्ट 10 मिनट्स में, इतना हमें टाइम मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके आंसर को इफेक्टिव बनाएंगी। एंड फॉर श्योर इफ यू विल फॉलो दीज पॉइंट्स, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है और आपका प्रेजेंटेशन सही है तो आपको फुल स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। And sure, for more such videos, stay connected to the channel. Thank you so much.